नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 7 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नोबेल प्राइज जो है मिलना शुरू हो चुके हैं। तो पहला नोबेल प्राइज मिल चुका है, हम लोग उसको आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला क्वेश्चन है कि 2025 में चिकित्सा कह लें या फिजियोलॉजी कह लें या मेडिसिन कह लें, इस फील्ड का नोबेल पुरस्कार 2025 वाला ये किसको दिया गया है? यह 3 लोगों को दिया गया है कंबाइंडली। 3 लोग कौन कौन है? ये आंसर हमारा तो बी हो जाएगा। मैरी ई ब्रूंको हो गए, महिला है, ये फोटो में आपको दिख रही है ब्रूंको। दूसरे हैं फ्रेड राम्सडेल हैं, जो कि यहाँ पर फोटो में दिख रहे हैं आपको। और तीसरे हैं जापान के सिमन साकागुची। बाकी ये दोनों यूएसए के हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे मिला इनको। तो अभी हाल ही में 2025 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ई ब्रूंको, ठीक है, फ्रेड राम्सडेल और सिमन साकागुची को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये ध्यान रखिए आप लोग, एग्जाम में ये पूछ सकता है, पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस से संबंधित उनकी खोज के लिए दिया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। मैरी ब्रूंको कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के, यानी यूएसए। फ्रेड राम्सडेल की बात करेंगे तो ये भी अमेरिका के हैं। वहीं पर सिमन साकागुची की बात करेंगे तो ये जापान के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका मतलब शहर, मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं और नाम क्या है। तो 3 लोगों को मिला है। क्यों मिला है? अच्छा, योगदान की बात करें तो इन वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि शरीर का इम्यून सिस्टम जो होता है, ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हिंदी में कहते हैं, कैसे अपने ही अंगों पर हमला करने से रोकता है। मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है अपने ही अंगों पर हमला ना कर दे, जिसमें वो है इम्यून सिस्टम, ठीक है, उसी के लिए इसको, उसी की खोज के लिए इनको दिया गया है। शोध का महत्व क्या है? तो उनकी खोज ने इम्यूनोलॉजी यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी है और ऑटोइम्यून बीमारियों के उपचार के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। ठीक है, खोज का नाम क्या हम लोग को याद रखना है? इतना सारा कहानी नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है इस बार मेडिसिन वाला। कितने पैसा दिया जाता है इसमें? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इसमें दिया जाता है, जो कि 1.2 मिलियन के बराबर होता है यूएस डॉलर के। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर सर इनका नाम रिवाइज करा देता हूं आप लोग को। एक नाम क्या हो जाएगा? ब्रूंको, दूसरा क्या हो जाएगा? राम्सडेल, और तीसरा हो जाएगा सिमन साकागुची। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए दिया गया है? तो पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए। नोबेल प्राइज की अगर हम लोग बात करें इस पुरस्कार के बारे में भी, स्टैटिक पॉइंट को, तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1895 में हुआ था। स्वीडिश वैज्ञानिक और आविष्कारक, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तो इन्होंने ही 1895 में इसकी स्थापना की थी। और अगर हम लोग बात करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की, तो वही मैंने बताया आपको, स्वीडिश वैज्ञानिक और डायनामाइट के आविष्कारक भी कहे जाते हैं। अच्छा, पहली बार यह नोबेल प्राइज कब दिया गया था? तो 1901 में पहली बार दिया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1895 में। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यह पुरस्कार जब स्टार्टिंग हुआ था तो कुल 5 फील्ड में दिया जाता था। ठीक है, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कौन कौन? चिकित्सा कह लें, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, भौतिकी यानी फिजिक्स, रसायन यानी केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, पीस यानी शांति। शुरू में इन्हीं 5 फील्ड में दिया जाता था, लेकिन बाद में 1968 में क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी देना स्टार्ट किया गया। तो पहला नोबेल प्राइज अगर पूछे इकोनॉमिक्स के फील्ड में कब दिया गया था? तो 1968 में। बाकी सब में तो 1901 इसका आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें नोबेल प्राइज से ध्यान रखिए। बाकी डेली हम लोग ये अब पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब लगातार ये 6 फील्ड में मिलता रहेगा। अच्छा, अगर ये पूछ ले कि सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मेडिसिन के फील्ड में दिया गया था वो किसको दिया गया, तो वो भी आप लोग छाप लीजिए। मैं यहाँ बनाता हूँ डिब्बा, ये बन गया डिब्बा, इसमें आप लोग छाप लीजिए। सबसे पहले जो मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के फील्ड में, वो किसको दिया गया था? एडोल्फ वान बोहिंग को। क्या नाम था इनका? एडोल्फ वान बोहिंग, इनको दिया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने संथाली, कोंकणी और कश्मीरी भाषा को अपनी कार्यवाही में शामिल किया है? तो लोकसभा ने। किसने शामिल किया है? लोकसभा ने ऐसा किया है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल को किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो बीमारी का नाम क्या हो जाएगा? रूबेला। कौन सी बीमारी है? रूबेला बीमारी, इसको ध्यान रखें। हाल ही में केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने के लिए
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 62,000 करोड़। कितना हो जाएगा? 62,000 करोड़ रुपए की। अगला क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि हाल ही में संपन्न हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने 22 पदक, जिसमें 6 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं, इसके साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत तो पदक तालिका में रहा है 10वें स्थान पर। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे हम लोग देखते हैं। अच्छा, नंबर 1 पे ब्राजील है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे ईरान है और भारत है 10वें नंबर पर। और ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन अभी तक का विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत का है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? जापान में हुआ था, जहां भारत ने 17 मेडल जीते थे। और इस बार 2025 वाला ये कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन भारत में ही हुआ है। ठीक है, 22 मेडल टोटल भारत ने यहाँ पर जीते हैं और रैंक कितना सिक्योर किया है? 10। तो आयोजन की बात करेंगे तो पहली बार भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की है। कहां पर? तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जो कि 27 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, इस बार यह किस नंबर का था? तो 12वें नंबर का था। इस बार का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? शुभंकर को मैस्कॉट बोलते हैं। इस बार का शुभंकर था विराज। क्या था? विराज, जो कि एक हाथी था। अच्छा, भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 22 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड हो गए यानी स्वर्ण पदक, 9 रजत यानी सिल्वर मेडल और 7 कांस्य यानी ब्रॉन्ज मेडल हैं, जो चैंपियनशिप के इतिहास में अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। जो भी 12 एडिशन हुए हैं, ठीक है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के, उन सब में सबसे बेहतर प्रदर्शन है। और पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर रहा है। अच्छा, भारत की तरफ से कुल कितने गोल्ड आए हैं? 6 भारत ने जीते हैं गोल्ड मेडल। तो किस किसने जीते हैं? तो उनका नाम भी आप लोग देख लीजिए। शैलेश कुमार पुरुषों की हाई जंप में जीता इन्होंने। निषाद कुमार पुरुषों की हाई जंप में इन्होंने भी जीता है। सुमित अंतिल पुरुषों का भाला फेंक में जीता इन्होंने। संदीप संजय सरगर ने पुरुषों के भाला फेंक में जीता है। रिंकू हुडा की बात करेंगे तो ये भी भाला फेंक में, जेवलिन थ्रो में जीता है। सिमरन शर्मा की बात करेंगे तो 100 मीटर इन्होंने महिलाओं की शूटिंग वाली में इसको जीता है। अच्छा, वहीं पदक तालिका की हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 पे कौन है? ब्राजील है। ब्राजील ने टोटल जीते थे 44 पदक, लेकिन इनके स्वर्ण कितने थे? गोल्ड कितने थे? 15 थे, इसलिए नंबर 1 पर है। और 20 इनके सिल्वर थे, 9 इनके ब्रॉन्ज थे। चाइना की बात करेंगे, इन्होंने 52 पदक जीता है, लेकिन इनके गोल्ड जो है ब्राजील से कम थे, इसलिए सेकंड नंबर पर है। ध्यान रखें, जो ये यहाँ पर रैंकिंग दी जाती है वो कितना ज्यादा गोल्ड मेडल आप जीत रखें उस हिसाब से दिया जाता है। ईरान रहा है तीसरे स्थान पर, इसको भी सॉरी हाँ तीसरे स्थान पर रहा है 16 पदक के साथ, 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये सारी बातें यहाँ से होगी, इसको ध्यान रखें आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में गुजरात के बाद भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पर किया गया है? गोरखपुर में। गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर, इसको ध्यान रखें आप। हाल ही में बिहार के मोकाया बेगूसराय को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल के लिए औंटा सिमरिया परियोजना का शुभारंभ ये किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया है। आपको ध्यान क्या रखना है, औंटा सिमरिया परियोजना है किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर। हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 25 के 19वें संस्करण का आयोजन ये कहां पर स्टार्ट हुआ है? तो ये कहां पर होने वाला है? कनाडा में। कनाडा के विनिपेग में इसका आयोजन किया जाएगा। कनाडा फिर कहां पर इसका आयोजन होगा? विनिपेग में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के लिए किस महिला की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का नया नेता चुना गया है? ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जापान की अगली प्रधानमंत्री कौन बनने वाली हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? शिगेरू इशिबा थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उन्हीं के पार्टी से ये अब नई बनने वाली हैं। इनका नाम क्या है? साने तकाइची। क्या नाम है? साने तकाइची इनका नाम है। ये बनने वाली हैं और ये जापान की पहली महिला होंगी जो कि प्रधानमंत्री बनेंगी। तो इनको देख सकते हैं फोटो में आप लोग कि हाल ही में जापान की सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी किस पार्टी से बिलोंग करती है? एलडीपी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, इसी पार्टी की पहले भी यहाँ पे सरकार थी जिसका शिगेरू इशिबा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था। नेता चुनी गई है। नाम क्या है इनका? साने तकाइची। नाम इनका वही साने तकाइची हो गया। पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अच्छा, पिछला पद इनकी बात करेंगे तो पूर्व आर्थिक सुरक्षा मंत्री थी, इसको ध्यान रखें। अच्छा, वह शिगेरू इशिबा का स्थान लेंगे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था अभी हाल ही में।
उनकी नियुक्ति को 15 अक्टूबर 2025 को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है। संसद की बात आई है तो यहाँ के संसद क्या बोलते हैं? डाइट। क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। बाकी जापान की अगर हम लोग बात करें, जापान करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा चलता है? एन का यहाँ पे करेंसी हो गया, करेंसी एन हो गया। यहाँ की राजधानी क्या होती है? राजधानी यहाँ की क्या होती है? टोक्यो। ठीक है, सुकुमारों का देश भी इस जापान को ही कहते हैं, या फिर निप्पन भी इसे ही कहते हैं, इसको ध्यान रखें। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों को प्रति माह कितने रुपए देने के लिए श्रम श्री योजना का मतलब शुरुआत किया है? तो कितना देंगे? 5,000 रुपया। 5,000 मिलने वाला है यहाँ पर। ठीक है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कोर्सिया सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया के संचरण में मादा एनाफिलीज मच्छर की भूमिका की खोज की चिन्हित करता है। कहने का मतलब कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। और किससे फैलता है ये? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से आपका कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तमिलनाडु के चेन्नई में द्विवार्षिक राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नैट पोलरेक्स के 10वें एडिशन का आयोजन किस भारतीय सेना ने किया है? इसके बारे में देखेंगे हम लोग। अभी शुरुआत किसने किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको किया है। इसमें क्या होता है कि जहां पे तेल वगैरह पाए जाते हैं समुद्र में, कभी कभी तेल का रिसाव होता है और वो पानी में फैल जाता है इस तरीके से फोटो में। चलिए अगले स्लाइड पे समझते हैं, यही समझ लेते हैं अगले स्लाइड पे। फोटो नहीं, ये मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है? तेल का रिसाव, जैसे यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, तेल का रिसाव हो जाता है। तेल आपको पता होगा कि पानी से हल्का होता है, तो ये पानी की सतह पे तैरता है। तेल इस तरीके से तैरेगा ऊपर की तरफ, तो जब सनलाइट आएगी तो उसका ब्लॉकेज हो जाएगा। तो जो यहाँ पे लिविंग थिंग्स रहती हैं, ठीक है, एक्वाटिक लाइफ जो है प्रभावित होगा इससे। मछलियां हो गई, छोटे जीव जंतु जो निर्भर है ऑक्सीजन पे यहाँ पर, क्योंकि अगर सनलाइट नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे होगा? पानी में जो घुला होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? डिजॉल्व ऑक्सीजन। अब अगर एक तेल की लेयर ऊपर बन जाएगी तो ये जा ही नहीं पाएगा सनलाइट, तो क्या होंगे? वहां पे मछलियां वगैरह वहां पे मर वगैरह सकते हैं। इसलिए इस अभ्यास किया जा रहा है, ये तेल को यहाँ से हटाने वाला कार्यक्रम इसमें किया जाएगा। तो बाकी मैंने फोटो छोटा कर दिया। कौन कर रहा है? तो भारतीय तटरक्षक बल। तो अभ्यास का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है, नैट पोलरेक्स। 10वां एडिशन है इसका। भारतीय तटरक्षक बल इसका आयोजन कर रहे हैं। कहां पर? चेन्नई के तमिलनाडु तट पर। उद्देश्य क्या है? तो समुद्री तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने के लिए भारत की तैयारी का मूल्यांकन करना और उसे बढ़ाना। ठीक है, विशेषता क्या है? तो यह एक द्विवर्षीय 2 साल में एक बार होने वाला अभ्यास है। सारी बातें मैंने ऊपर ही बता दी आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने के लिए मंजूरी दी है? तो जलालाबाद। जलालाबाद। ठीक है, हाल ही में लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो 3 अनुच्छेद को यह संशोधित करता है। एक तो आपका हो गया आर्टिकल यानी अनुच्छेद 75 हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा आर्टिकल 164 और तीसरा आपका हो जाएगा आर्टिकल 239 AA। ये इसमें संशोधन करेगा। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें चंद्रमा, जिसका नाम क्या रखा गया? S2025 UN की खोज की है? यूरेनस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूरेनस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में पहले वाणिज्यिक कोयला खदान, जिसका क्या नाम है? नामचिक नामफूक का शुभारंभ किया है? नाम मैं फिर से पढ़ता हूं, नामचिक नामफूक इसका नाम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में है ये। वाणिज्यिक का मतलब क्या होता है? कॉमर्शियल। ठीक है, पैसा कमाने वाला। तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री वर्तमान में कौन है? जी किशन रेड्डी है। इन्होंने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, क्या जिला का नाम हो जाएगा? चांगलांग जिले में राज्य के पहले वाणिज्यिक कोयला खदान, जिसका क्या नाम है? नामचिक नामफूक का उद्घाटन किया है। अच्छा, खदान का नाम क्या है? नामचिक नामफूक, वही हो गया। राज्य अरुणाचल प्रदेश, जिला चांगलांग, उद्घाटन करता है वही जी किशन रेड्डी।
ठीक है। इनके साथ में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, पेमा खांडू जी, इसको ध्यान रखें आप। इसकी क्षमता की बात करेंगे तो इस खदान की क्षमता 1.5 करोड़ टन कोयले का भंडार, ये मतलब यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है। परिचालन की बात करेंगे, इस खदान का संचालन कौन कर रहा है? कोल पुल्ज प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर ने व्यवसायों के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट लॉन्च किया है, जो उन्हें कई फ्री जोन में एक ही लाइसेंस के साथ काम करने की अनुमति देगा। बिजनेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? दुबई ने लॉन्च किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किस स्थान पे किया है? तो कहां से करता है आपको पता है? डीआरडीओ चांदीपुर से करता है। ये कहां पर है? तो उड़ीसा में। और इसरो कहां से करता है? तो वो करता है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। हाल ही में जम्मू कश्मीर में आयोजित 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन ये कहां पर किया जा रहा है? डल झील में। कहां पर हुआ है? डल झील, श्रीनगर, श्रीनगर में हुआ है। अगला है कि किस राज्य के नवी मुंबई हवाई अड्डे का नाम बदलकर लोक नेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा कर दिया गया है? नाम क्या है? लोक नेते डीवी पाटिल हवाई अड्डा। यह महाराष्ट्र का है। तो नवी मुंबई हवाई अड्डा महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका नाम बदलकर लोक नेते डीबी पाटिल नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अच्छा, किसके नाम पर है ये? तो यह नामकरण दिवंगत किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोक नेते डीबी पाटिल डीबी पाटिल का मतलब क्या हो जाएगा? दिनकर बालू पाटिल, इनके सम्मान में किया गया है। अगला है कि हाल ही में असम के गुवाहाटी में भारत के किस नंबर का आईआईएम स्थापित किया जाएगा? ये 22 नंबर का होने वाला है। हाल ही में प्रेस महापंजीकीय ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल। नाम क्या हो जाएगा? प्रेस सेवा पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 5000 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है? कहां की योजना थी ये? तो योजना आती है आपकी कर्नाटक की। कहां की हो जाएगी? कर्नाटक, इसको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सेतु योजना के तहत कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई को उन्नत प्रशिक्षण केंद्रों में बदलने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया गया है? तो 1000। कितने आईटीआई को चेंज किया जाएगा? आईटीआई, अब समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, आईआईटी नहीं है, आईटीआई है। ठीक है, तो डिप्लोमा की डिग्री देता है आईटीआई। ठीक है, तो आप लोग चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? उन्नत प्रशिक्षण में इसको चेंज क्यों किया जा रहा है? तो जो आईटीआई वाले कॉलेजेस हैं इसमें से 1000 सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, 1000 कॉलेजेस जो हैं इसको, पहली बात तो डिप्लोमा की डिग्री देता है, डिप्लोमा। ठीक है, तो भारत में जो जनरली कॉलेज वगैरह चलते हैं इसमें आप लोग को पता ही होगा थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलता है, प्रैक्टिकल कम होता है। और आज के समय में अगर आपको जॉब करना है तो स्किल्ड लोग चाहिए, तो यहाँ पर कुछ स्किल्ड के बारे में भी सिखाया जाएगा। साथ में कहने का मतलब प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा ताकि आप उस चीज़ को बेहतर जान सकें और यूज कर सकें उस चीज़ का, यही कहने का मतलब है। बाकी पीएम सेतु योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 आईटीआई का उन्नत प्रशिक्षण केंद्र में बदलने के लिए घोषणा की। वही बात, योजना का नाम वही पीएम सेतु हो जाएगा। फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे कभी नहीं पूछेगा, लेकिन देख लीजिए, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें खर्चा कितना, मतलब कितना इन्वेस्ट किया गया है? 60,000 करोड़ रुपए। कितना? 60,000 करोड़ रुपए। अच्छा, इस योजना के तहत, पीएम सेतु योजना के तहत 5 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, संस्थान को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें से कौन कौन है? एक तो आपका भुवनेश्वर हो गया, उड़ीसा वाला, और दूसरा तमिलनाडु का चेन्नई है, तीसरा तेलंगाना हैदराबाद हो जाएगा, और चौथा आपका कानपुर उत्तर प्रदेश, और पांचवा लुधियाना पंजाब हो जाएगा। ये सब यहाँ पे लिखा हुआ, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना, इस थीम के साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया है? 21 अगस्त। 21 अगस्त। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्मयोगी अभियान को स्टार्ट किया है?
तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य डिजी केरलम कार्यक्रम के तहत 100% डिजिटल साक्षर बनने वाला पहला राज्य बन चुका है? तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डिजी केरलम कहाँ स्टार्ट हुआ होगा? केरल में। अगला है कि हाल ही में शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना थीम के साथ विश्व शिक्षक दिवस 25 वाला कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर को। तो विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पहली बार यह यूनेस्को द्वारा 1994 में मतलब मनाया गया था। ये थीम की बात करेंगे इस बार तो क्या हो जाएगा, रिकास्टिंग टीचिंग एज ए कोलैबोरेटिव प्रोफेशन, यानी शिक्षण को एक सहयोगात्मक पेशे के रूप में पुनः स्थापित करना। क्या उद्देश्य है इस बार का? दुनिया भर के शिक्षकों के योगदान को सम्मान देना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाना ये उद्देश्य है। अच्छा, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। आप लोग कमेंट में छापिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत किस नंबर के उपराष्ट्रपति थे? हाल ही में नासा ने सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई मॉडल सूर्य को लॉन्च किया है। नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर इस मॉडल को विकसित किया है? आईबीएम कंपनी के साथ। आईबीएम। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय सिंह। अजय सिंह। अच्छा, एक अजय कुमार है, अजय कुमार, ये वर्तमान में यूपीएससी के हेड हैं, इसको ध्यान रखें। अगस्त 25 में अपनी लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखाराम्बम को। क्या नाम हो जाएगा इनका? प्रेमचंद पुखाराम्बम, इनको किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुए नेचर अध्ययन के अनुसार कार्बन निषेचन के कारण किस क्षेत्र में पेड़ों के आकार में बदलाव देखा गया है? किसमें देखा गया है? तो अमेजन में। कहा गया? अमेजन वर्षा वन में देखा गया है, जो कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है, अच्छी बात है ये। चलिए आगे समझाता हूं कैसे। तो यह अध्ययन जो है नेचर कम्युनिकेशन जर्नल में प्रकाशित हुआ था। प्रभाव की बात करेंगे तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च स्तर के कारण अमेरिका के जंगलों में पेड़ों की मात्रा यानी बायोमास बढ़ गया है, जिससे वह मोटे हो रहे हैं। अब ये अच्छी बात है या बुरी बात? तो अच्छी बात है ये। कैसे? तो पहले समझते हैं कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कार्बन निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की दर को बढ़ा देती है, जिससे उनकी वृद्धि तेजी हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि हमें फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो आपको CO2 चाहिए, ठीक है, और क्लोरोफिल चाहिए होता है जो कि प्लांट में ही होता है, वाटर मिनरल चाहिए, ये सब चीजें चाहिए होता है। जिसमें CO2 की मात्रा अगर बढ़ गई है इस एरिया में, यहाँ पर बढ़ गई है, तो CO2 ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, तो ज्यादा ऑक्सीजन वगैरह बनेगा, ठीक है। और धरती का लंग्स किसे बोलते हैं? अमेजन फॉरेस्ट को ही बोलते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहाँ पर प्लांट में ग्रोथ देखा गया है और वो मोटे हो गए हैं जरूरत से ज्यादा, क्योंकि खूब खाना खा रहे हैं। नेक्स्ट है कि 21 अगस्त 2025 को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सतीश गोलचा। कौन बने हैं? सतीश गोलचा। हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो कौन कौन से खेल हैं? जिसमें एक तो पैसे के लेन देन वाला खेल हो गया, सारे पैसे के लेन देन वाला मतलब जुआ वाला, ठीक है, चाहे वो कौशल विकास कर हो चाहे जो हो, मतलब अगर पैसे का लेन देन उसमें हो रहा है तो उसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, वर्ष 25 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंग्लैंड में। कहां पर हुआ है? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में असम के प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देने के लिए किस देश ने अपने सेंट जॉन द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया गया है? ठीक है, तो सिंगापुर ने ऐसा किया है, ठीक है, सोशल मीडिया पे प्रेशर की वजह से। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उसी द्वीप के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी। तो हाल ही में भारतीय गायक और सांस्कृतिक हस्ती जुबीन गर्ग, जो कि कहां से बिलोंग करते हैं? असम से, इनको दुखद मौत के बाद उनके सम्मान में सिंगापुर के सेंट जॉन द्वीप का नाम बदलकर गूगल मैप्स पर
कर्जविहीन कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। यह एक अनौपचारिक और प्रतीकात्मक नामकरण है जो उनके प्रशंसकों और संगीत जगत की श्रद्धांजलि को दर्शाता है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 41। 28वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? विशाखापत्तनम में। कहां पर? विशाखापत्तनम। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक ये कौन सा बन चुका है? कौन सा बच गया है? PNB, पंजाब नेशनल बैंक। वो खत्म हो गया। तो आज आपका 10 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन मतलब हाल ही में भारत और किस देश के बीच पश्चिमी तट पर कोंकण 25 अभ्यास का आयोजन किया गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। और बताइए सेशन कैसा लगा। आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। नोबेल प्राइज मिलना शुरू हो गया है, आप बार बार उसको रिवाइज कीजिए, आप याद हो जाएगा। और मेडिसिन का मिल चुका है इस बार। चलिए, बाकी ख्याल रखिए अपना, बताइए सेशन कैसा लगा। मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।